तो आज बेसिकली अपने को सीखना इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो तुम लोग एक साल पढ़ के आए इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा मैं उनको बताया इकोनॉमिक्स क्या होता है? एनीवन? एक साल क्लास में पास करके आएगा, कितना मिला था पिछले इकोनॉमिक्स में? याद ही नहीं। तो फिर इकोनॉमिक्स क्या याद होगा? अफरोजा? नहीं। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल। ठीक है, मान लो कविश का बर्थडे, कब है बर्थडे? 17 दिसंबर, बहुत दूर है। किसी का आने वाला क्या बर्थडे? इसका गया। तुम लोग का कब है? मार्च। बहुत हमारा 7 मार्च, हमारे 2 जुलाई। चलो कविश का ही बनाता बर्थडे। मान लो कविश का बर्थडे, कविश सुबह सुबह नहा धो के एकदम पूजा वूजा करके, तो जैसे वो डीडीएल में सीन था, काल एकदम पूजा वूजा करके धीरे से पापा को बोलता है कि पापा कुछ चाहिए जिंदगी में। कविश भी तरह से रेडी वेडी होके पूजा वूजा करके एकदम गया पापा के सामने, आज तो बर्थडे है। तो वो खाया, पापा भी उस दिन पता नहीं क्या मूड में था, इसको देख के पापा भी खुश, ले बेटा 2000 रुपए निकाल के दे दिए। पापा बोलेगा मेरा भी बर्थडे। ठीक है, पर उस दिन खुशी में तुमको 2000 दिया, तुमसे तो मांग नहीं सकता ना, 10 साल है, तुम कमाने लोगों फिर मांगेगा पापा। तो पापा इसको निकाल के दे दिया 2000 रुपए कि लो बेटा बर्थडे मनाओ। अब कविश के पास उस 2000 के साथ करने को क्या क्या है? लेट्स एनालाइज। एक ऑप्शन है कि कविश भैया अपने लिए कपड़ा खरीद ले, 2000 खत्म। एक ऑप्शन है कि कविश के बगल में जो बैठा हुआ है, तुम्हारा नाम भूल गया, धीरज। धीरज क्या है? कविश का फास्ट फ्रेंड है। तो धीरज बोला नहीं भैया आज तो पार्टी चाहिए, और धीरज के साथ तुम लोग सब भी था, तो तुम लोग सब उसको पकड़ लिया कि भाई पार्टी चाहिए, तो तुम लोग को पार्टी दे दिया, तो वो 2000 खत्म। तीसरा क्या, अभी कविश महीना भर से हमारे साथ है, तो थोड़ा सा हम भी इसको इन्फ्लुएंस कर दिया, तो इसके मन में आया कि किताब भी खरीद इतना बढ़िया से, हाउ टू इंप्रूव योर लाइफ, एंड थोड़ा सा सेविंग्स भी कर लेता है। सीए ऑफिस में काम करा तो थोड़ा सेविंग्स होना ही चाहिए इसके पास। तो इसके मन में आया किताब भी खरीदे, कुछ सीखे भी, और थोड़ा सा सेविंग्स भी करे। तो कविश सब कुछ कर सकता है क्या 2000 के साथ? नहीं कर सकता। पार्टी में तो उड़वा देगा लोग 2000 यार। अब तुम कपड़ा लेने जाएगा तो उसमें उड़ जाएगा 2000, या तुम सोचेगा किताब खरीदो और सेविंग्स कर ले तो उसमें भी खत्म हो जाएगा 2000। मतलब तुम सब कुछ तो नहीं कर सकते। तो यहां खड़ा हो गया एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास रिसोर्स है। अगर पापा इसको 10,000 दिया होता तो शायद इतना काम, पर तब इसका प्राइस बढ़ जाता, फिर उसको लैपटॉप चाहिए होता, फिर उसको आईफोन चाहिए होता। तो प्रॉब्लम क्या है, करना बहुत कुछ है पर पैसा कम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? इट डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा क्या है कि भाई जब अपने को पता है रिसोर्सेस लिमिटेड है और अपने को जो उससे पूरा करना है वांट्स वो बहुत सारा है, तो कैसे हम लोग अपना वो लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट करें जिससे हम लोग मैक्सिमम अपना वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसी के अराउंड पूरा इकोनॉमिक्स घूम रहा है। इकोनॉमिक्स का जन्म भी इसीलिए हुआ। अब तुम लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता है, ठीक है? हम अभी इसमें खोला नहीं है नोट्स, वरना तुम लोग क्या देख देख के पूरा पढ़ ले, खुला हुआ नहीं, ठीक है? थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेगा, फिर हम लोग खोलना भी पड़ेगा, हमको भी पूरा याद नहीं है। बट इकोनॉमिक्स का सबसे पहला डेफिनेशन, ऐसा तो इकोनॉमिक्स पहले भी होता था, राजा उजा सब कुछ होता ही था, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता ही था, बट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में पब्लिश्ड रिकॉर्ड इकोनॉमिक्स का सबसे पहला डेफिनेशन आया एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ बोल के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, जिसको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। उनका एक बुक लिखा गया, उन्होंने एक बुक लिखा शायद 1770s के आसपास, कुछ मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। उसमें एक बुक लिखा है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ के बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ, और उसमें उसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन भी इसी लाइन से किया, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये था सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का। इस डेफिनेशन का कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में हम लोग। इस डेफिनेशन का एडम स्मिथ, तुम लोग यहाँ देख सकता है शायद, एडम स्मिथ पढ़ पा रहे हैं? तो तुम लोग यहाँ पे वो भी मिल जाएगा, 1776 में वो डेफिनेशन दिया था, अपना बुक लिखा था, उसके अंदर वो डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द
नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब इस डेफिनेशन में कुछ अच्छा बात है, कुछ बुरा बात है। अच्छा बात क्या है डेफिनेशन का? पूरा इसको रखना नहीं है, हम बस रख दिया सामने तुम लोगों के लिए, बीच में हम भी चीटिंग कर लेगा। डेफिनेशन का खास बात क्या है? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट किया, वेल्थ। ठीक है, तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, सब एग्जाम में नहीं आने वाला, भी हम पढ़ा रहे हैं, तो काम का चीज है। इकोनॉमिक्स समझेगा तो आगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ पाएगा। तो वो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट किया, इसको वेल्थ को। और देश का ज्यादातर प्रॉब्लम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वेल्थ से सॉल्व हो सकता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया कि वेल्थ। इसलिए इस डेफिनेशन को इतना सेलिब्रेट किया जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट किया वेल्थ, जिससे आज का मॉडर्न प्रॉब्लम्स भी अगर उसको अगर हम लोग सही से डिस्ट्रीब्यूट करें वेल्थ को, अगर सही से एलोकेट करें, अगर वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो सकता है। तो इसलिए इस डेफिनेशन को अप्रिशिएट किया गया, उसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और एक और नाम उसका कुछ क्या है, कहीं यहाँ लिखा हो फादर ऑफ कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म का भी उसको फादर बोला जाता है। पर इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो इसका क्रिटिसिज्म भी आया। क्रिटिसिज्म क्या है कि भैया ये सिर्फ वेल्थ का बात कर रहा है, वेलफेयर का तो बात नहीं कर रहा कि आदमी का भलाई भी तो होना चाहिए, उसका तो बात नहीं, इसको किसी पैसे से मतलब है। तो उसको ऐसे लोग क्रिटिसाइज भी किया। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक्स को वापस थोड़ा प्यूरिफाई हुआ, रिफाइन हुआ, तो उसके बाद नए ऑथर आए एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स को अपने स्टाइल से डिफाइन किया। एल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, थोड़ा सा देख लेते हैं, हम चीटिंग कर लेते हैं। एल्फ्रेड मार्शल बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। बड़ा सिंपल सा प्यारा सा डेफिनेशन है, उसके आगे और भी कुछ बोला हम लोग बोले, पर लाइफ वाले हम लोग सुनता और समझने का कोशिश करते हैं। क्या बोला वो? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन हिज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। पहला तो ध्यान देना, वर्ड है मैनकाइंड। एडम स्मिथ क्या बोला था? नेचर एंड इंक्वायरी इन कॉजेस, नेचर, वेल्थ। इंसान का बात ही नहीं था। इसका डेफिनेशन में क्या है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। अभी अपना ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? हम क्या कर रहे हैं बैठ के? पढ़ा रहे। तुम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तुम लोग पढ़ क्यों रहे? पास होना है। पास होने के बाद क्या? किस लिए पास होना है? अच्छा करियर। अच्छा करियर करके क्या करें? पैसा कमाएगा। पैसा किस लिए चाहिए? खर्च करने के लिए। यही ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सबको यही करो। हम यहाँ पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे? पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए चाहिए? खर्च करने के लिए। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है? पैसा कमाना और खर्च करना। दिस इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ। अब इसी को सुंदर सा इंग्लिश में लिख दिया, देखो तो। It examines that part of individual and social action which is most closely connected with attainment. Attainment का मतलब क्या होता है पता ही है? Attain करना, attainment and with the use of material requisites of well-being. थोड़ा हाई-फाई लैंग्वेज में अच्छा से लिख दिया वो कि बेसिक मतलब ये है पैसा कैसे अर्जित करना है, उसको कैसे स्पेंड करना है। अभी जो मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबीइंग है, ये क्या होता है? आज जैसे हमको गर्म लग रहा है तो हमको पंखा चाहिए, हमको एसी चाहिए। These are material requisites of well-being. हमको आराम से रहने के लिए ये जो मटेरियल थिंग्स चाहिए, इनको प्राप्त करना, और इनको प्राप्त करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको पहले प्राप्त करना। तो दिस इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस को और भी बहुत कुछ आदमी खाना भी खाता है, नहाने भी जाता है, बट ये उसका बात नहीं कर रहा इकोनॉमिक्स में। ये किसका बात कर रहा है? इसमें साफ साफ क्या लिख दिया कि it deals with that part of social and economical action which is connected with what? Attainment and क्या लिखा है? हम थोड़ी देख रहे पीछे बोर्ड में यार। Attainment and use of material requisites of well-being। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को भी सेलिब्रेट किया गया। कुछ लोग इसका भी तारीफ किया। क्या बोल के तारीफ किया? कि भैया ये मैनकाइंड पे फोकस कर रहा है। ये फोकस कहां शिफ्ट किया? वेल्थ से ये ह्यूमन के ऊपर फोकस कर रहा है, और ये सिर्फ चीजों का, वेल्थ का बात नहीं कर रहा है, ये उसका भलाई का बात कर रहा है, वेल बीइंग का बात कर रहा है, राइट? कि उन चीजों को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं जिनसे हम लोग को
वेल बीइंग हम लोग कर रहे हैं। वेल बीइंग क्या होता है? स्टेट ऑफ वेल बीइंग क्या है? वी आर कंफर्टेबल मेंटली, फिजिकली, हर तरह से हम लोग कंफर्टेबल है, दैट इज वेल बीइंग। और ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिक वेल बीइंग का। तो अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन को इसलिए सेलिब्रेट भी किया, पर वही बुराई तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, तो इसका डेफिनेशन पे भी बुराई। अब बुराई क्या होगा? लेट्स एनालाइज। इसमें बोला बुराई में कि भैया ये सिर्फ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग का बात कर रहा है। आदमी को सुख शांति से रहने के लिए सिर्फ पंखा एसी नहीं चाहिए, मम्मी का प्यार भी चाहिए, पापा का दुलार भी चाहिए, एक डॉक्टर का सर्विस भी चाहिए बीमार पड़ेगा तो, जब केस में फंसेगा तो लॉयर का सर्विस भी चाहिए, पैसा ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर भी चाहिए। ये सब कहां गया? ये तो सिर्फ मटेरियल रिक्विजिट्स का बात कर रहा है। मतलब मटेरियल रिक्विजिट्स मतलब थिंग्स व्हिच कैन बी सीन, टच एंड फेल्ट। ये तो सिर्फ उसी का बात कर रहा है। तो इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज इस ग्राउंड पे किया कि ये इमटेरियल चीजों को इग्नोर कर दिया, सर्विसेज को पूरा इग्नोर कर दिया, सर्विसेज का बात ही नहीं कर रहा है। और दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज इकोनॉमी। आज के डेट में प्रोडक्शन से जितना कमाएगा तो सर्विस भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। ये डेफिनेशन सर्विसेज को तो बाहर ही निकाल दिया। उसके बाद सेकंड क्रिटिसिज्म ये आया कि भैया आप कौन होता है ये बताने वाला कि वेल बीइंग क्या है क्या नहीं है? भाई किसी के लिए दारू पीना वेल बीइंग है, किसी के लिए नहीं है। तो हु इज ही टू डिफाइन? अब अगर दारू भी इकोनॉमी में बन रहा है, बिक रहा है, उसको भी तो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेगा हम लोग। उससे सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, इंसान का खर्चा हो रहा है, दैट शुड आल्सो बी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स। तो हुआ इज एट मतलब अल्फ्रेड मार्शल को डिस्टिंग्विश की इससे वेलबींग आएगा, इससे वेलबींग नहीं आएगा। अब अगर बंदूक भी बनता है, हाउ कैन यू से इससे वेलबींग आएगा कि नहीं आएगा? कोई नहीं बता सकता भाई। अब बंदूक को अगर हम प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे तो वो वेलबींग है, अगर हम उससे किसी को जाके मतलब डरा धमका के लूट रहे तो वेलबींग नहीं है। तो उसका डेफिनेशन को इस ग्राउंड में भी क्रिटिसाइज किया कि न्यूट्रल होना चाहिए। आप जो वेलबींग का बात किया इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद उससे भी होशियार आदमी आया, ये सब क्रिटिसिज्म सुनने के बाद तो अपना डेफिनेशन निकाला। तो वो था प्रोफेसर लायनल ए रॉबिन्स। नाम तो सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर है। और आजकल हम लोग जो 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़ता है उसमें ज्यादातर रॉबिन्सन का डेफिनेशन को रेफर किया जाता है। हम लोग का जो टेक्स्ट बुक बना 11-12 का, वो रॉबिन्सन का डेफिनेशन को पकड़ के उसके चारों तरफ घूम के बना गया। ठीक है, तो लायनल ए रॉबिन्स का डेफिनेशन तो तुम सब पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। ये तो पढ़ाई होगा, इसके बिना तो नहीं होगा। ये तो हमको भी याद है। लायनल ए रॉबिन्स बोलता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये तो सुना सुना लग रहा होगा, ये तो पढ़ा ही है में कि लायनल ए रॉबिन्स इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कैसे? इट इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये डेफिनेशन बता भी देगा तुमको। इस डेफिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा बात क्या है, सोचता है हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, डेफिनेशन सामने है क्या? नहीं, इसको सामने ला देता तुम लोग। ये देखो लायनल ए रॉबिन्स का डेफिनेशन दिख रहा है, क्या लिखा है? इट इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब इस डेफिनेशन के अंदर अच्छा बात क्या हम लोग ये ढूंढते हैं, और इस डेफिनेशन में क्या क्या बात है हम लोग ये समझते हैं। इस डेफिनेशन में सबसे पहला तो बोला इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्या बोला? साइंस इतना ऊंचा दर्जा दे दिया उस चीज को। अभी तक इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन को लेकर लिटिगेशन चल रहा था, तो वो क्या बोल दिया कि एक साइंस है। तो जैसे वो बोल दिया साइंस, उसको एक दर्जा मिल गया कि हाँ इकोनॉमिक्स को एक साइंस बताया गया। साइंस मतलब एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो लायनल ए रॉबिन्स पहली बार इकोनॉमिक्स को क्या बोला? साइंस। तो इस डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। उसके बाद क्या बोला? वो स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, वो इंसान को भी नहीं छोड़ा। अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन में अच्छा बात क्या था? इंसान, उसको भी उठा के ले आया कि स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये वेल्थ का बात नहीं कर रहा, ये ह्यूमन बिहेवियर का बात कर रहा है। इट्स अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर में तो बहुत कुछ होता है। आज ह्यूमन बिहेवियर हम लोग दोस्ती भी करता है, दोस्तों का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है, दोस्तों के साथ घूमने भी जाता है, पापा मम्मी हम लोग लाड दुलार करता है, वो भी तो ह्यूमन बिहेवियर है। बट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। वो स्पेसिफाई कर दिया कौन सा ह्यूमन बिहेवियर का बात कर रहा है? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, ENDS, एंड्स। पिक्चर में आता है ना द एंड, मतलब क्या होता है? मंजिल, जहां पे हम लोग
क्या है? जब क्रेडिट का मतलब पिक्चर में दाएं दिखता है उसका मतलब क्या है? दिस इज द क्लाइमेक्स, ये खत्म हो गया, यही पहुंचना था तुमको, दिस इज एंड। इस डेफिनेशन में एंड का मतलब क्या है? हम लोग का वांट्स, कि हम लोग को क्या चाहिए। यहां पे एंड्स का मतलब है ह्यूमन वांट्स, ठीक है? तो वो बोल रहा है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस, ये तो इंग्लिश है। स्कार्स का मतलब क्या होता है? जो स्कैर्स होता है। स्कैर्स मतलब क्या है? जिसका सप्लाई कम है, डिमांड बेसी है। इन सिंपल लैंग्वेज, सप्लाई कम है, डिमांड, उसको स्कार्स बोलते हैं कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। स्कार्स मींस, मींस क्या होता है? किसी तक पहुंचने का रास्ता, जरिया, उसको बोलते हैं हम लोग मींस। तो एंड्स हो गया ह्यूमन वांट्स, मींस क्या हो गया? जरिया क्या है वांट्स तक पहुंचने का? रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये हो गया रिसोर्सेस। तो ये बात कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस, मतलब जरूरत, वांट्स और रिसोर्सेस, इनके बीच का रिलेशनशिप। और रिसोर्सेस के साथ एक प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है? विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब इसके डेफिनेशन में से हम लोग 3-4 बात को निकाल के लाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात, साइंस, कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। साइंस कैसा साइंस? साइंस भी अलग अलग टाइप का साइंस होता है। ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, परफेक्ट साइंस नहीं है। साइंस में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसको बोलता है परफेक्ट साइंस। कि अगर H2 और O मिलेगा तो पानी बनेगा अंडर दिस प्रेशर, अंडर दिस टेम्परेचर, दैट इज एग्जैक्ट साइंस। कि उसमें कॉज एंड इफेक्ट पक्का है, अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट यही निकलेगा, दैट इज परफेक्ट साइंस। बट इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स किसके साथ डील कर रहा है? इसका डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स क्या स्टडी कर रहा है? ह्यूमन बिहेवियर। क्या स्टडी कर रहा है? और ह्यूमन कभी परफेक्ट हो नहीं सकता है। अभी हम बता सकता है क्या, या तुम बता सकता है क्या, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो अखिल भैया क्या करेगा? कोई नहीं बता सकता। आज हम ऐसा किया, कल हम कुछ और भी कर सकता है। ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली। तो जब इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहा है तो वो एग्जैक्ट साइंस हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें कॉज एंड इफेक्ट को हम लोग के लिए बैठाना पॉसिबल है ही नहीं। तो वो परफेक्ट साइंस नहीं है, वो क्या है? सोशल साइंस। कौन सा साइंस है? बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इसलिए किस टाइप का साइंस है? सोशल साइंस। एंड लायनर रॉबिन्स का डेफिनेशन में कहीं तुम लोगों को दिखा गया कि अच्छा और बुरा में डिस्टिंग्विश कर रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। वो तो बोल रहा तुम्हारा जो जरूरत है, वांट्स, और तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है उनका रिलेशनशिप मतलब हमको, तुम कैसे अपना रिसोर्सेस को, अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करता है। तो वो कहीं भी डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है क्या अच्छा है क्या। जो साइंस डिस्टिंग्विश करता है उसको बोलता है नॉर्मेटिव साइंस, और जो साइंस डिस्टिंग्विश नहीं करता है उसको बोलता है पॉजिटिव साइंस। तो इसका डेफिनेशन के अंदर ये जो बोल रहा है साइंस, पहला तो ये बोल रहा है सोशल साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है। दूसरा बात बोल रहा है पॉजिटिव साइंस है, डिस्टिंग्विश नहीं करता। मार्शल का डेफिनेशन डिस्टिंग्विश कर रहा था, वो बोल रहा था वेलबींग। ये वैसा कुछ नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहा है जो लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स, उनके बीच का रिलेशनशिप को हम स्टडी करेगा। अब तुम्हारा वांट कुछ भी हो सकता है तुमको चॉकलेट खाना, हो सकता है तुमको आइसक्रीम खाना, हो सकता है तुमको दारू पीना, आई डोंट नो। एंड लायनल रॉबिन्स उससे कोई मतलब नहीं, उसको बस इससे मतलब वो अपना लिमिटेड रिसोर्सेस को अपना अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए कैसे यूज कर रहा है, दैट वी विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स। तो पहला पॉइंट जो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं साइंस, तो किस टाइप का साइंस हम लोग समझ गए? तो ये सोशल साइंस है, परफेक्ट नहीं है। और दूसरा पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव डिस्टिंग्विश नहीं करता। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड्स, दैट इस डेफिनेशन में एंड्स का मतलब क्या है? ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का कैरेक्टर क्या है? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है, एक खत्म हो दूसरा आ जाएगा। आज अगर हमको कोई 20,000 का फोन देगा, अगली बार हमको 40 का चाहिए होगा, वो भी मिल जाएगा तो अगली बार 60 का चाहिए होगा, कभी खत्म तो होता ही नहीं। घर में मम्मी पापा बोलते हो तुम लोग एक बार तो कितना बार सुन ले, तुम लोग का डिमांड तो पूरा ही नहीं होता। और ये तुम लोग का कोई नहीं है, ये नेचर है। ह्यूमन का वांट कभी पूरा, अगर ह्यूमन का वांट पूरा हो जाएगा हिमालय में जाके बैठ जाएगा। फिर करना क्या है? यहाँ तो हम लोग इतना रगड़ रहा है, तुम लोग पढ़ाई कर रहा है, कोई कमाई कर रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई क्यों चला रहा है? क्योंकि उसका जरूरत है यार, उसको जरूरत पैसा कमाना, उसको अपना जरूरत पूरा करना है, उसका जरूरत पूरा नहीं हो रहा है
इसलिए वो और काम कर रहा है ना। तो ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? स्कार्स मींस कि रिसोर्सेस लिमिटेड है। अब वो लिमिटेड रिसोर्स सबके लिए लिमिटेड है। तुम अपना एग्जांपल लेगा तो तुम्हारे पास तुम्हारा पॉकेट मनी लिमिटेड है, हम अपना एग्जांपल लेगा तो हमारा इनकम लिमिटेड है, और अंबानी का एग्जांपल भी ले लो तो उसके बाद तो लिमिटेड इनकम ही है ना। अब उसका इनकम में 2-4 किलो ज्यादा होगा हमसे, पर है तो एक लिमिट ही ना। उसका खाई भी तो फिर हम लोग ऐसा नहीं है ना कि भाई फ्लैट खरीदे, वो सोचते हैं आइलैंड खरीद ले, देश खरीद ले। तो अल्टीमेटली उसका वांट्स के कंपैरिजन में तो उसका रिसोर्सेस लिमिटेड ही है। होता है ना, कितना भी कर लो सारा कम पड़ ही जाता है। वैसे ही वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेस हमेशा कम पड़ेगा ही पड़ेगा। रिसोर्सेस लिमिटेड है, और सिर्फ लिमिटेड नहीं है। अब प्रॉब्लम का मजा और आ जाता है इसमें। लास्ट एक वर्ड और है, क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि वांट, पहला तो रिसोर्सेस लिमिटेड है, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या है? उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेटिव यूजेस से क्या मतलब है? अब जैसे फॉर एग्जांपल रेनकोट। रेनकोट का क्या काम है? बारिश होएगा तो पहन लेना, बारिश से बचाएगा। अब तुम शाम को पार्टी में जा रहा तो रेनकोट पहन के जाएगा पार्टी में, रात को सोने जा रहा बिस्तर पहन के जाएगा? नहीं। उसका एक ही काम है, क्या है? बारिश होएगा तो पहन लेना, बारिश से बचाएगा। अब ऐसा कोई चीज हम लोग देखते हैं जिसका मल्टीपल यूज हो सकते हैं, जैसे दूध, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। अब कुछ लोग उसको डायरेक्टली पीने के लिए यूज करते हैं, बच्चा लोग को घर में दूध पिलाया जाता है, बड़ा लोग भी पीता है, कैल्शियम मिलता है उससे। कुछ लोग उसको चाय बनाने के लिए यूज करते हैं, हमारे घर में दूध का चाय बनता है। अब कुछ लोग पनीर का शौकीन होता है, दूध को फाड़ के पनीर बनाता है। कुछ लोग दही का शौकीन होता है, दूध जमा के दही निकालेगा। कुछ तो उसके लिए आगे चला जाता है, लस्सी छाछ चाहिए। कुछ उसको गाजर का हलवा बनाने में डालता है। तो अगर किसी एक चीज का एक ही यूज होता ना तो दिक्कत नहीं होता, तुमको चॉइस नहीं करना पड़ता, ये करे कि वो करे। पर जब उसका एक रिसोर्स का बहुत सारा यूजेस है, तुम उससे ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। जैसे कमिश्न के पास 2000 था, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। चॉइसेस बहुत ज्यादा है, रिसोर्स का यूजेस बहुत ज्यादा है, तो तुमको और चूज करना पड़ता है कहां लगाएं। तो रिसोर्स लिमिटेड है तो तुमको डिसाइड तो करना ही पड़ रहा है कौन सा रिसोर्स है, कौन सा वांट पूरा करें। अब रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूजेस और है, तो तुमको और सोचना पड़ रहा है कि इसको इस यूज में लगाएं कि इस यूज में लगाएं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज पर लायनल ए रॉबिन्स। अब डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा याद हुआ, इसमें 4 ही तो इंपॉर्टेंट बात है। साइंस, एंड्स, स्कार्स मींस और ऑल्टरनेटिव यूजेस। चारों चीजें तुम लोगों को बता दिया क्या है, ठीक है। जब 4 चीजें तुम लोगों को बता दिया, उसके बाद तुम लोगों को करना क्या? उसको एक लाइन में डालना ही तो है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस व्हिच स्टडीज as a relationship between which have खत्म definition। ये definition है। एडम स्मिथ का definition क्या था? An inquiry into the nature and causes of wealth of nation। उसका definition 2 अच्छा बात है, एक था wealth, एक था nation। वो देश का बात कर रहा था, पूरा इकोनॉमी का बात कर रहा था। लायनल ए रॉबिन्स देश का बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंसान का बिहेवियर का बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, सरकार भी होता है, बैंक्स भी होता है, पर लायनल ए रॉबिन्स का डेफिनेशन उन बातों में बात, तो क्रिटिसिज्म तो इसका भी होता है, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लायनल ए रॉबिन्स का डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया कि पहला वो इकोनॉमिक्स को टेस्टलेस बना दिया, ऐसा भी बोला। क्या बना दिया? टेस्टलेस। इसका मतलब क्या है? वो क्या इकोनॉमिक्स में हर चीज को डाल दिया, जनरलाइज कर दिया। उसका डेफिनेशन पॉजिटिव साइंस था, वो कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर, मतलब वो अच्छा और बुरा में अंतर नहीं कर, जनरल कर दिया। वो सब चीज को ले गया इकोनॉमिक्स में, इसलिए भी लोग उसका बुराई किया कि भैया आप उसको बहुत जनरल करके टेस्टलेस बना दिया। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या दिया उसका डेफिनेशन के लिए लोग, अभी मेरे को क्या बोला था क्रिटिसिज्म उसको लेके, कि वो देश का बात नहीं किया,
वो सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा है, वो इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन इन सब का बात नहीं कर रहा। अच्छा बात क्या है इसका डेफिनेशन में? साइंस बोला, ह्यूमन बिहेवियर का बात किया, डिस्टिंग्विश नहीं किया, पॉजिटिव साइंस बताया। और अच्छा बात क्या है, ये गुड्स और सर्विसेज में डिस्टिंग्विश नहीं किया। इसका डेफिनेशन में कहीं भी गुड्स का बात था क्या? ये क्या बोला? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, आप जैसे एलोकेट कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो ये गुड्स और सर्विसेज से डिस्टिंग्विश नहीं। तो अच्छा बात भी इसका डेफिनेशन में, खराब बात भी इसका डेफिनेशन में। तो ये तीन डेफिनेशन हम लोग समझा कि भैया एडम स्मिथ जो फादर था वो एक डेफिनेशन दिया, वो सिर्फ वेल्थ का बात किया, नेशंस का। तो अच्छा बात था कि वेल्थ को हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, नेशन का बात किया, बट बुरा बात था सिर्फ वेल्थ का बात किया, इंसान को भूल गया, भलाई को भूल गया, सर्विसेज को भूल गया। उसके बाद हम लोग पढ़ा एल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन। एल्फ्रेड मार्शल क्या बोला? स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, राइट? एंड कौन सा बिहेवियर, कौन सा ऑर्डिनरी बिजनेस व्हिच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड यूज। पहले तो प्राप्त करना है, फिर यूज करना है। क्या? मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबीइंग, राइट? मतलब चीज, सामान, उनको कैसे हम लोग प्राप्त करें, पैसा कमाना पड़ेगा उसके लिए। पहले पैसा कमाओ, उसको खर्च करके सामान, सर्विसेज, गुड्स लो और गुड्स को एंजॉय करो। आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स एज पर हिम। उसका डेफिनेशन भी अच्छा बुरा बात था। उसके बाद हम लोग पढ़ा लायनल एरोबिक्स का डेफिनेशन। उसमें भी, उसमें क्या था? साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, एंड्स, स्कार्स मीन्स, अल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा बुरा बात सब था। अब उसमें एक बुरा बात ये भी है, अभी तक का डेफिनेशन में कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात नहीं किया। आजकल तो हम लोग जिस युग में रहता है, मॉडर्न 21st सेंचुरी, टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भैया कुछ चीज जो आज है, आज तो है, बाद में भी रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बिजनेसेस हो, चाहे इकोनॉमी हो, गवर्नमेंट हो, सब कोई बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि भाई जो चीज आज तुम लोग को मिल रहा है उसको रेशनली यूज करो ताकि फ्यूचर जनरेशन की उससे डिप्राइव ना हो। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन भी थोड़ा मॉडर्न होना पड़ेगा, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात भी होना पड़ेगा, इकोनॉमी का ग्रोथ का बात भी होना पड़ेगा। जैसे लायनल एरोबिक्स का डेफिनेशन में इकोनॉमी का ग्रोथ का, नेचुरल कैसे ग्रो करना है, ये सब चीज का बात नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, ये चीज को लेके लायनल एरोबिक्स साइलेंट है। तो वी हैव वन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो दिया है पॉल ए सैमुएल्सन। हियर इट इज, बहुत बड़ा सा डेफिनेशन है, आई रीड इट आउट एंड देन वी विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन। जैसे हम लोग लायनल एरोबिक्स का डेफिनेशन को ब्रेक किया, वैसे हम लोग इसका डेफिनेशन को भी ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं ये बोला क्या हाई फाई इंग्लिश में, ठीक है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ men and society choose. Economics क्या है? Study of how men and society choose. Economics is a science of choice making, ऐसा बोला जाता है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या है? अभी तक हम लोग क्या सीखे कि भैया लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट है, रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो हम लोग को चूज करना पड़ता है किस रिसोर्स के साथ हम लोग कौन सा वांट सेटिस्फाई करें। अभी हम लोग ऐसे कंज्यूमर सोच रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर कैसे से सोचेगा तो उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होगा जो उसको यूज करना होगा, प्रोडक्शन में प्रॉफिट कमाना, वो सब चीज है। तो अल्टीमेटली इट्स अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। तो ये भी क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब ये डेफिनेशन को थोड़ा वाइड कर दिया, विद और विदाउट द यूज ऑफ। जरूरी नहीं ना पैसा देके ही। अभी ऐसा हो सकता है ना कि हम कभी इसको ये मोबाइल दिया, कभी हमको अपना दूसरा मोबाइल दिया, तो हम लोग कैश नहीं एक्सचेंज किया ना हम उसको कैश दिया ना वो हमको कैश दिया, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना ये। हमारा फोन उसको ट्रांसफर हुआ, उसका फोन हमको ट्रांसफर हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। तो डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड कर दिया पॉल सैमुएल्सन कि इट इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय scarce productive resources which could have alternative uses. मोटा मोटी वो वहीं से आ रहा मैटर। Choose with or without the use of money how to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time. ये वर्ड क्या डाल दिया यहाँ पे? Over time, मतलब किसी आज का बात नहीं कर रहा,
कि कैसे अलग अलग कमोडिटीज बनेगा ओवर टाइम। तो तुमको सिर्फ आज का नहीं सोचना है, तुमको फ्यूचर का भी। तो ये उसमें सस्टेनेबल का फैक्टर को डाल दिया कि हाउ मैन सोसाइटी चूज ओवर टाइम, कि स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को ओवर टाइम कैसे एलोकेट करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन द फ्यूचर अमॉन्ग्स वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। अब इस देखो डेफिनेशन को कितना ब्रॉड कर दिया, जितना बुराई हमको सुना अभी तक सारा डाल दिया, मतलब सारा को कवर कर दिया। पहले तो बोल दिया हाउ मैन इन सोसाइटी चूज, लैंड इकोनॉमिक्स में क्या बोला था, वो सोसाइटी का बात नहीं किया, इकोनॉमी का बात नहीं किया, वो सिर्फ माइक्रो लेवल पे बात किया, ह्यूमन बिहेवियर। पर ये क्या बोलते हैं, मैन एंड सोसाइटी, मैन इंडिविजुअल, सोसाइटी एज ए होल। तो वो इंडिविजुअल का भी बात कर रहा है, एज ए होल का भी बात कर रहा है, मतलब माइक्रो मैक्रो दोनों कवर कर लिया वो अपना डेफिनेशन में। फिर क्या बोल रहा है, चूज, तो वो साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग भी इसमें घुसा दिया कि हाउ मैनेज सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, मतलब बार्टर सिस्टम एक्सचेंज को भी इसमें डाल दिया है। लायन इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो अभी तक का बेस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन था, उसका भी सारा फैक्टर्स को टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज व्हिच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, वो भी डाल दिए। हम लोग एम्प्लॉय कर रहे रिसोर्सेज, किस लिए? रिसोर्सेज लगा के क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज तो बनाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल हम लोग डालेगा, डाल के बनाएगा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे भी वो बोल रहा है कि हम लोग एम्प्लॉय कर रहे रिसोर्सेज, किस लिए? टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड, क्या लिखा है, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज। ओवर टाइम सिर्फ प्रोड्यूस करने से होगा क्या? तुम प्रोड्यूस करके खाद लगा देगा तो कुछ होगा क्या? इकोनॉमी क्या मेन क्या सिर्फ रिसोर्सेज यूज करके सामान बनाना चाहता है? नहीं, सामान को बांटना चाहता है ना। बांटना मतलब फ्री में नहीं ले, जैसे भी हो, चाहे बेच के हो, बार्टर से हो, कैसे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना कंज्यूमर्स तक। तो हाउ मैन सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस कमोडिटीज ओवर टाइम, नॉट जस्ट नाउ, ओवर टाइम, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन। डिस्ट्रीब्यूट किससे करना है? फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन फ्यूचर अमॉन्ग्स्ट वेरियस पीपल। फिर इंडिविजुअल लेवल डिस्ट्रीब्यूट जो करना है कुछ लोगों में भी करना है और सोसाइटी में। तो बोल दिया वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। दिस इज अ कंप्लीट मॉडर्न डेफिनेशन जिसके अंदर सब कुछ। इसका बुराई अब तक आया नहीं मार्केट में, जब आएगा तो बताएगा तुम लोग, ठीक है? मतलब हम पढ़ा नहीं, आगे होगा कुछ तो लोग कहेंगे इसका बुराई होगा, बट मोटा मोटी जितना बुराई हम अभी तक पढ़ा था उन सबको ये डेफिनेशन मोटा मोटी पूरा कर देता है। इसलिए ये डेफिनेशन भी तुम लोग को हम पढ़ा दिए। तो इससे क्या समझ में आया, इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली इट्स अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। अभी तक हम लोग जितना रगड़ा, अलग अलग डेफिनेशन पढ़ा, मोटा मोटा बात क्या समझ में आया? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। इंसानों का वांट अनलिमिटेड है, उन सबका प्रायोरिटीज अलग अलग है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस है, इसलिए हम लोग को चूज करना पड़ता है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हम लोग को चूज करना पड़ता है। और सिर्फ हम लोग को नहीं, हर लेवल पे है ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड इकोनॉमिक्स इसी को स्टडी करते हैं, राइट? दैट्स क्लियर। अभी हम लोग आता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? अभी तक जो तुम लोग समझा इकोनॉमिक्स के बारे में, उससे बताओ किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, या किसी भी इकोनॉमी का या इंडिविजुअल का क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक स्टडी वही करते रहे, दैट इज द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक घूम किसकी तरफ रहा है? पूरा घूम फिर के चॉइस। तो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि हम लोग को चूज करना। और ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा क्यों हुआ? ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्यों चूज करना पड़ा हम लोगों को? चार, ठीक है। दो वांट्स का कैरेक्टर है, दो रिसोर्सेस का कैरेक्टर है। अभी तक हम लोग जो पढ़ा उसी में से निकाल रहे हैं। ह्यूमन वांट्स का दो कैरेक्टर है जिसके वजह से चॉइस का प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड, खत्म नहीं हो रहा। दूसरा, नहीं वांट्स का
वांट्स का दो फीचर जिसके वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रहा है चॉइस का। एक तो हो गया क्या, ह्यूमन वांट्स आर, दूसरा क्या, अभी तक हम बोला नहीं, तुम लोग से निकालना चाहते नहीं पता है। अच्छा एक बात बताओ हमको, हमारे पॉकेट में 2,000 रुपए, ठीक है, और हमको कोई कीड़ा काट दिया, उस कीड़ा का जहर से हम मरने वाले, 1 घंटा में मर जाएगा। और हमारे सामने धीरज आया, धीरज के पास उस जहर का एंटीडोट है, एंटीडोट का धीरज पूरा 2,000 रुपए। हमको लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है, पॉकेट में 2,000 ही है, तो अभी इनका पिज्जा खाने का सोचेगा कि अपना जान बचाने का सोचेगा? यहां पे कोई चॉइस है क्या? यहां पे भी हम बोलेगा कि हमको पिज्जा खाना है, हमको कपड़ा खरीदना है, हमको बुक खरीदना है, हमको सेविंग्स करना है। एक ही ऑप्शन यहां पे क्या हुआ, हमको जान बचाना है। ये मेरे लिए बहुत हाई प्रायोरिटी है, अभी कपड़ा भी खरीदना है, पर उनका प्रायोरिटी। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हर वांट का प्रायोरिटी अलग अलग है। अगर सारा प्रायोरिटी एक ही होता तो तुम चूज नहीं कर पाता कुछ। तुम चूज क्यों कर पा रहे? क्योंकि हर वांट का प्रायोरिटी, अगर कपिश के सर पे अभी उसके बर्थडे के दिन तुम लोग 4 दिन पहले पहुंच जाओ कि पार्टी देना ही पड़ेगा, तो भाड़ में क्या सही उसको देना ही पड़ेगा। और तुम लोग सुबह से शक्ल दिखाया नहीं, तो फिर उसके बाद तो फ्रीडम है, वो किताब खरीदे, कपड़ा खरीदे, शाम को तुम लोग बोलेगा बेटा ऐसा तो खर्च हो लेना। समझा बात? तो वांट्स का दो ऐसा कैरेक्टर जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। पहला है वांट्स अनलिमिटेड है, दूसरा है वांट का प्रायोरिटी अलग अलग है, ठीक है। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटीज, इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, इसका प्रायोरिटी अलग अलग है। वैसे रिसोर्सेज का दो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रहा है चॉइस का। रिसोर्स का क्या दो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो रहा है? एक, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पहला क्या है, दूसरा क्या, अनलिमिटेड रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इसकी वजह से तो चूज करना पड़ रहा है। दो ऐसा क्या फीचर है रिसोर्स का जिसकी वजह से हम लोग का प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो रहा है? एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड, ऊपर से वो लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस हो रहा है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मल्टीप्लाई हो जा रहा है, राइट। तो आप तुम लोग को पता चल गया इकोनॉमिक, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये पैदा किसलिए हुआ? 4 कारण है, 2 तो वांट का कारण है, 2 रिसोर्स का कारण है। वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स डिफर इन इंटेंसिटीज, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। थोड़ा सा हम लंबा किसी का क्लास को स्टार्ट भी लेट किया, तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? दरवाजा खुलवा देता है, इसको खोल देना, हम निकल के जगह तार दरवाजा खोल दे बस, तो थोड़ा आंख कम चलेगी, इधर को स्टॉपर लगा दे, ठीक है। और उस दरवाजे को भी खोल, हर तरफ से तुमको एकदम हवा को निकाल देते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से इन्वर्टर का फ्यूम्स ही हो गया। और तू इधर आ जा, मेरे थोड़ा सामने आ, यहाँ पे फ्यूम्स कम आए, पीछे की तरफ ज्यादा है। तो हम लोग कहां था? हाँ, प्रॉब्लम तो समझ गए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और कारण भी समझ गए। अब ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, हम लोग को पढ़ाने के लिए क्या है, इस प्रॉब्लम को तोड़ देता है। मेन प्रॉब्लम तो हो गया, इसमें नहीं है, नीचे कुछ नहीं खत्म, इतना ही था मान इसमें, और नीचे और भी कुछ इकोनॉमिक्स नेटवर्क उसमें आएगा, देखता आएगा कि नहीं आएगा। प्रॉब्लम को क्या है, तोड़ देता है। तुम लोग तो 11th में पढ़ाया ना, तुम लोगों को पढ़ाया सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, क्या है, व्हाट आर द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बोलो ना, इकोनॉमिक्स में ये सब तो रट उठा के आया होगा तुम लोग 11th में। व्हाट आर द सेंट्रल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स? 11th तो पढ़ा हुआ रटा हुआ ज्ञान मांग रहे तुम लोग से, वो भी याद नहीं, ऑनलाइन पूरा खराब कर दिया था। हमको लगा 2-3 क्लास देना पड़ेगा तुम लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उसको तोड़ दिया। तोड़ के क्या कर दिया? प्रॉब्लम को अलग अलग छोटा छोटा प्रॉब्लम में तोड़ दिया। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उसका सब ब्रांचेस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस,
फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी आता है कुछ? तो 11th में सेंट्रल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बोलने से वो लोग क्या बोलता है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। नहीं रे, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इस प्रॉब्लम का 3 सब प्रॉब्लम है। चॉइस में वो लोग उसको तोड़ दिया, क्या क्या चूज करना है हम लोग को। एक तो चूज करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक चूज करना है हाउ टू प्रोड्यूस, एक चूज करना है फॉर होम टू। पर ये सारा का मेन क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम लोग चूज करना है। अब चूज क्या क्या करना है? पहला क्या बनाना है, दूसरा कैसे बनाना है, तीसरा किसके लिए बनाना है। समझ गया? तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आ गया। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उसका 3 सबसेट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या? एक इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, सब कुछ तो बन नहीं सकता, तो क्या बनना जरूरी है, क्या बनाना है, कितना बनाना है। एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको ब्रेड कितना बनाना है, गन कितना बनाना है। राइट? दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। ये चॉइस कि उसको एक इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि उसको क्या बनाना है और कितना बनाना है। कि गन कितना बनाना है, ब्रेड कितना बनाना है, कपड़ा कितना बनाना है, आलू कितना है, अंडा कितना, सब वो डिसाइड करता है इकोनॉमी कि उसी हिसाब से रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा। दूसरा क्या? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। अब कैसे बनाने का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी को ये डिसाइड करना है कि मशीन में पहले ये जाएगा, मिक्सिंग ऐसे होगा, वो डिसाइड नहीं करना इकोनॉमी को। इकोनॉमी को डिसाइड करना ब्रॉडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक से जाना है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से जाना है। 2 ही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होता है ब्रॉडली। एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। कौन सा इकोनॉमी चुनेगा? जिसके पास बहुत पैसा है वो कैपिटल इंटेंसिव चुनेगा, वो मशीन लगा लेगा। पॉपुलेशन कम है, अनदर रीजन। जिसके पास लेबर फोर्स नहीं है या लेबर फोर्स बहुत महंगा है, वो कैपिटल इंटेंसिव यूज करेगा। और जिसकी वजह से इंडिया, चाइना, हम लोग जैसे पॉपुलेशन का कोई कमी है नहीं, वर्ल्ड का 1/5 पॉपुलेशन तो हम लोग ही लेके बैठा हुआ है, तो हम लोग को क्या फर्क पड़ना है? हम लोग क्या चुनेगा? क्योंकि लेबर सस्ता है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। एक इकोनॉमी को, जैसे इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया कैपिटल इंटेंसिव भी चुनता है, बट हम सिर्फ एक एग्जांपल ताकि तुम लोग कॉन्सेप्ट समझा पाए कि 2 टाइप का बेसिक टेक्निक्स होता है। तो इकोनॉमी को चूज करना है कौन सा टेक्निक यूज करेगा, कैपिटल इंटेंसिव की। वो डिपेंड करेगा कि वहां पे क्या सस्ता है। अगर पैसा ज्यादा है, मशीन सस्ता है, तो कैपिटल इंटेंसिव यूज करेगा। पैसा कम है, लेबर ज्यादा, लेबर सस्ता है, तो लेबर इंटेंसिव यूज करेगा। ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। हम बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि तुम लोग एक्चुअली सिलेबस नहीं है, ये तुम लोग का बेसिक्स है, इसलिए हम बस टचअप कर रहे हैं ताकि तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इकोनॉमिक्स के बारे में। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाने का है। अब जैसे बजाज पल्सर किसके लिए बनाता है? 80 साल का बूढ़ा के लिए कि 12 साल का बच्चा के लिए? किसके लिए बनाता है? उसका एक टारगेट कंज्यूमर है ना, कि भैया हम मोटा मोटी 18 से 28 या 38 तक का एज, मिड एज लोगों के लिए बना रहा है, यूथ या मिड एज के लिए बना रहा है। अब वो थोड़ी कोई 80 साल का आदमी के लिए, उसका टारगेट 80 साल का आदमी खरीदे कोई बना ही नहीं है, बट उसका टारगेट क्या, वो तो क्या सोच के बनाया है, उतना ट्रेंडी स्पीड पिकअप क्या सोच के बनाया है। आज मान लो ये लैक्मे, ओरिफ्लेम, ये लोग किसके लिए बनाता है प्रोडक्ट्स? तुम्हारे हमारे लिए थोड़ी बनाता है, किसके लिए बनाता है? मतलब उनका एक टारगेट कंज्यूमर है, दे हैव मतलब आंसर टू दैट क्वेश्चन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहा है। वैसे ही इकोनॉमी को भी डिसाइड करना है कि इसको बंद तो करना पड़ेगा, कोई आए उनको 5 मिनट में आराम से। देखिए पहला कर सकते हैं कि अनाउंसमेंट हमारा टाइमिंग का हुआ नहीं, तो लोग ऑफिस में भी आ सकते हैं। तो क्या था हम लोग का सवाल? फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो एक इकोनॉमी को भी डिसाइड करना है कि उसको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किसके लिए बनाना है, समझ गए? तो ये हो गया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। उसके बाद अपना इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांचेस है, ठीक है, शॉर्टकट में समझा देगा, ज्यादा डिटेल में अब कर हम लोग और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांचेस है। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट मैटर है उसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है।
एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतना तो पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में पढ़ के आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में पढ़ने गए। ठीक है, डिफरेंस का चार्ट में लिख देना कौन सा क्लास में आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में, मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में। जमीन है भाई, लिख देना एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। जो इकोनॉमिक्स हम लोग 11th में पढ़ा है वो माइक्रो था, जो हम लोग 12th में पढ़ा है वो मैक्रो है। मजाक कर रहा है। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है आपने वो समझता है। माइक्रो में एक अल्फाबेट है, सेकेंड अल्फाबेट आई, माइक्रो। मैक्रो में क्या है, ए, मैक्रो। तो माइक्रो स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पे, आई फॉर इंडिविजुअल। मैक्रो स्टडी करता है एग्रीगेट लेवल पे, इसलिए उसमें क्या है, ए फॉर एग्रीगेट। ये हमसे याद रखने के लिए बोल दिया, ठीक है। ऐसा कोई सोच के नहीं बनाया था वर्ड। ये वर्ड एक्चुअली आया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। माइक्रो आया फ्रॉम माइक्रोन एंड मैक्रो आया फ्रॉम मैक्रोस। ऐसा कुछ ग्रीक वर्ड होता है, यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा तुम लोगों को। ग्रीक में इतना कोई अच्छा नहीं है। हाँ, माइक्रो आया, माइक्रोस बोल के ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रोस बोल के एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब लार्ज। तो उससे एक्चुअली ये माइक्रो और मैक्रो डिवाइड हुआ है। बट हम याद रखने के लिए बोल दिया, माइक्रो में वर्ड क्या है, अल्फाबेट क्या है, आई, इंडिविजुअल, और मैक्रो में क्या है, ए, एग्रीगेट्स। माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक बिहेवियर ही स्टडी करता है। दोनों एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में ही बात करता है कि हम लोग अपना लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। बट माइक्रो बात करता है इंडिविजुअल लेवल्स का या स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। एक छोटा और एक बड़ा होता है। हाँ, माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज। माइक्रो स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर, जैसे हमारा तुम्हारा, तुम अपना रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पर्व्यू है। हम अपना रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पर्व्यू है। टाटा स्टील अपना रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेगा, ये किसका आएगा, गलत है। टाटा इंडस्ट्री भी तो एक यूनिट है ना, ये तो माइक्रो का ही पार्ट है। ये एक फैक्ट्री का, एक ग्रुप का ही तो बात कर रहे हैं हम लोग। अब तुम बोले टाटा का तो गाड़ी भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, वो ठीक है। स्मॉल ग्रुप्स भी माइक्रो में आ जाते हैं। इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये माइक्रो में आता है। एक इंसान, एक फैक्ट्री, एक कंपनी, या एक परिवार, या एक प्रोडक्ट, या कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ इंसान, कुछ फैमिलीज। अगर हम लोग यूनिट का बात नहीं करेंगे तो ये माइक्रो नहीं आएगा। कुछ फैमिलीज का बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग पूरा इंडिया का कैलकुलेशन करेगा तो माइक्रो में जाएगा। समझ में आ गया? तो माइक्रो क्या है, इंडिविजुअल्स या स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी करता है माइक्रो। मैक्रो क्या है, एग्रीगेट्स का बात करता है, इकोनॉमी एज ए होल, या फिर एग्रीगेट्स ऑफ दैट लेवल। मतलब उतना मैसिव एग्रीगेशन का जब बात होगा तो वो आएगा माइक्रो में, राइट। माइक्रो में क्या होता है, डिमांड सप्लाई। माइक्रो का टूल्स क्या है, डिमांड, बेसिक टूल्स, और भी है बेसिक टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो का बेसिक टूल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तुम लोग 11 में पढ़ा हुआ डिमांड सप्लाई, 12 में पढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। डिफरेंस बताएगा नेक्स्ट क्लास में। माइक्रो का टूल्स क्या है, डिमांड और सप्लाई। मैक्रो का टूल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो का मेन पर्पस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट का या फैक्टर्स का प्राइस डिटरमाइन करना ही माइक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव है, और भी है पर मेन ऑब्जेक्टिव। मैक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट पूरा इकोनॉमी का। मैक्रो का पूरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, जीडीपी, ये सब का बात करता है कौन, मैक्रो। क्लियर। माइक्रो में क्या क्या स्टडी करता है हम लोग, जितना भी क्लास 11 का चैप्टर्स का नाम था लिख देना। कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, डिमांड, सप्लाई, प्राइस डिटरमिनेशन, सब किसमें है, माइक्रो में। मैक्रो में क्या डील होता है, जितना भी चैप्टर क्लास 12 में है सब लिख देना। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब किसमें आता है, मैक्रो में, ठीक है।
ये सब चीज हम यहाँ पे लिख के रखा है, देखो तुम लोगों को दिख जाएगा हल्का हल्का। ओरिजिन बता दिया, ग्रीक वर्ड, माइक्रो मैक्रो, लेवल बता दिया, इंडिविजुअल वो है एग्रीगेट। उसके बाद डील्स विद वेरियस आइटम्स लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसमें कुछ कुछ बताया है, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो। प्राइमरी टूल्स, डिमांड सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बेसिक ऑब्जेक्ट बता दिया तुम लोगों को। अब इसमें से एक सवाल निकल के आता है, डू यू अग्री दैट देयर इज नो एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? बिकॉज़ हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब एग्रीगेट। तो डू यू अग्री विद द फैक्ट दैट देयर इज नो एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसको तुम सपोर्ट करेगा कि रिफ्यूट करेगा? इस बात से तुम सहमत है क्या नहीं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन नहीं होता? सहमत है क्या? तो हाँ बोलना फिर। ये तो पूछा इंग्लिश में यार, ऐसे कंफ्यूज क्यों होता है? गलत। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन होता है पर छोटा लेवल में होता है। अगर हम लोग यहाँ जो 10-5-7 जन बैठा हुआ है, अगर हम लोग सबका इनकम को हम लोग स्टडी करें, 5-6 जन का, 10 जन का, 20 जन का, 50 जन का, तो जोड़ना तो पड़ेगा ना, मेरा इनकम, तेरा इनकम, उसका इनकम, उसका। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ना तो उसको भी पड़ेगा। तो एग्रीगेशन तो माइक्रो में भी हो रहा है पर छोटा लेवल पे हो रहा है। मैक्रो में इकोनॉमी एज ए होल के लेवल पे हो रहा है, पूरा देश का बात कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंस ये, एग्रीगेशन दोनों में होता है पर माइक्रो में छोटा लेवल पे, तू चूसा, पर मैक्रो में मैसिव। तो ये चीज एक और डिफरेंस का पॉइंट में डाला था, एग्रीगेशन। माइक्रो में स्मॉल अमाउंट ऑफ एग्रीगेशन, मैक्रो में। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक्स को समझ गया हम लोग। इट इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। उसके बाद हमने मॉडर्न डेफिनेशन भी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स को समझ में आ गया कि ये चॉइस मेकिंग है, रिसोर्सेज का एलोकेशन स्टडी करता है, वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमी क्या है? बस ऐसे तो हटाया और वाई लगा दिया, है क्या? बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। इकोनॉमी क्या है? एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम लोग सब रह रहे हैं। इसके अंदर सारा एक्टिविटीज आ गया। एक एक्टिविटी से हम इनकम कमा रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है, ये सब चीज हम लोग एक फ्रेमवर्क के अंदर कर रहे हैं ना। उस फ्रेमवर्क को बोलता है एज ए होल इकोनॉमी, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज। कोई प्रोडक्शन है, कोई इनकम जनरेशन कर रहा है, कोई कंजम्पशन कर रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, वो सबको जोड़ दो तो उस फ्रेमवर्क को, ढांचा को हम लोग बोलेगा इकोनॉमी। तो इसमें देखो इंग्लिश में लिखा है, इकोनॉमी इज द टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज related to production, sale, distribution, exchange, consumption of limited resources by group of living and operating within it, by group of people living and operating within it. उस इकोनॉमी के अंदर रहने वाला लोग जो सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सब एक्टिविटीज का सम टोटल को बोलता है इकोनॉमी। ठीक है, जैसे इंडिया को हम लोग उसका इंडियन इकोनॉमी, मतलब हम लोग उस फ्रेमवर्क का बात कर रहे हैं, इंडियन। क्लियर? उसके बाद एक वर्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी तुम लोग चेहरा पे दिख रहा है कि और पढ़ने का मन नहीं है, थकिए, वरना हम तो और फीस दे, बहुत साल बाद पढ़ा रहे, शायद 3-4 साल हो गए हमको पढ़ा रहे, मजा आ रहा है हमको पढ़ा रहे। तुम लोगों को भी अगर पढ़ के मजा आएगा तब तो हम लोग 6 महीना पढ़ा हंसते खेलते निकल जाएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली देखो, एक्टिविटीज दो टाइप का होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक डेफिनेशन मत पढ़ोगे, रखने के लिए थोड़ी देखने के लिए दे दी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करेगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करेगा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जैसे मम्मी सुबह सुबह नाश्ता बना के नाश्ता दिया प्यार से, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही कपीश नीचे जाके अपना रेस्टोरेंट में नाश्ता किया, वो है तो नाश्ता ही। मम्मी जब प्यार से बना के खिलाया तो नॉन इकोनॉमिक था, पर जब नीचे जाके अपना रेस्टोरेंट में खाया और बिल लिया तो बन गया ये तो खाता में तो लिखा रहेगा ना, आप तो कैलकुलेट करके उसमें पैसा लगा ना, स्टाफ का सैलरी, भाड़ा, सब कुछ तो लग रहा है। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ये पैसा दिया नहीं, ठीक है, तो ये जो फ्यूचर में कमा के देगा बापूजी को, तो ये उसका मेंटेनेंस है, तो ठीक है, इट कैन बी काउंटेड बिकॉज़ दैट इज अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। नियम से वो पैसा इसको देना होता है,
तो हम लोग एग्जाम्पल में मान लेता है कि दिया है तो बन गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जितना भी ये प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज है, कंजम्पशन है, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके पीछे बस एक पॉइंट डाल देता है ये लोग कि उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, तुम कुछ दे रहे हो उसके बदले में तुमको कुछ मिल रहा है, तो जो बदले में मिल रहा है उसको बोलता है कंसिडरेशन। और अगर उस कंसिडरेशन को हम लोग मेजर कर सकता है तो वो बन जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मम्मी तुमको जो प्यार से नाश्ता खिलाता है ना, उसको तुम मेजर नहीं कर सकते। मतलब माँ का प्यार ऐसा चीज है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे मेजर करेगा उसको, क्या वैल्यू देगा उसका? कोई वैल्यू असाइन करना पॉसिबल नहीं है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक में जाता है। पर ये जो नाश्ता किया वहां पे, जिसका 100 रुपए इसको देना था नीचे दुकान में, होटल में, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको वैल्यू किया गया है, 100 रुपया उसका वैल्यू, समझ गया? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए 2-3 चीज चाहिए होता है। वो चीज हम यहाँ पे लिखा है, देखो तो एक है अर्निंग मोटिव। मोटिव क्या होना चाहिए? पैसा कमाना। उससे कुछ यूटिलिटी क्रिएट होना चाहिए, सिर्फ मोटिव होने से नहीं होगा, उससे कुछ यूटिलिटी क्रिएट होना चाहिए जिससे किसी को सेटिस्फैक्शन, जिसको नाश्ता करके उस रेस्टोरेंट में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसका पेट भूख मिट रहा है, दैट इज सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस चीज का यूटिलिटी है। मेजरमेंट, कि उस चीज का वैल्यू को हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो लोग टाइम पास के लिए करता है वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अगर हम टाइम पास के लिए गार्डनिंग करें उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेगा, पर वही अगर हम गार्डन प्रॉपर्ली करें और उससे जो भी निकले उसको बेचे बाजार में, तो उसको क्या बोलेगा? और वही अगर हम शौक से गार्डनिंग कर रहा है बस, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? अब आज के लिए इतना ही।